तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, हमने इसका डिफिनीशन पिछले लेक्चर में देखा था। मैंने आपको डिफिनीशन क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, कि एक ऐसा इक्वेशन कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता है विद द अननोन एंगल। यही बताया था ना, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिफिनीशन। और मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल लिया था, ये भी बात है ना, एग्जाम्पल लिया था। कौन सा? देखिएगा, पहला एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, क्या लिया था मैंने, कि साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/4 साइन 3x। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था। ठीक, अब तीसरा जो है, तीसरा क्या था, ये देखो, ये सब वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी का हम उठा ले रहे हैं ना, ताकि आप लोग को याद रहे। 5/8 प्लस 3/8 cos 4x, ये लो। और चौथा एग्जाम्पल दिए थे हम आप लोग को होमवर्क के लिए ना, कि कौन सा था, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। जो आप लोग 10th में पढ़ते हो वही आइडेंटिटी है, लेकिन सोचो कि इसमें क्या खास बात है ना। ठीक है, अब देखो, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, जाओ देखो, अब क्या है कि ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये LHS किसके बराबर होगा? RHS के। ये LHS क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर किसके बराबर होगा? LHS किसके बराबर? RHS के। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसके बराबर होगा? LHS RHS के बराबर। और याद कीजिए, आप लोग को समझ, देखिए थोड़ा सा बात पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग को मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां पर फिर रियल नंबर क्यों कह रहे हैं? x का वैल्यू हमने कहा था कि एंगल होता है, वो एक अननोन एंगल होता है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि x कोई रियल नंबर है। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा बात समझिएगा। जब वो बात डिग्री में है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको रेडियन में चेंज कर दिए तो वो तो एक रियल नंबर हो गया ना। x बराबर 60 डिग्री एंड x बराबर π/3, तो π/3 इज अ रियल नंबर, π/3 इज अ रियल नंबर। उसी तरह से 50 π/3, 100 π/3। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ x की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर रख देंगे तो ये LHS किसके बराबर होगा? RHS। हम लोग जो पढ़े हैं, ये किसके बराबर होगा? LHS किसके बराबर? RHS के। और ये जो LHS है किसके बराबर होगा? RHS के। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना पूरी बात? ठीक, अब आपको ये होमवर्क दिया था, आप लोग को क्या था कि ये कहना था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो इसका आंसर नहीं होगा, पक्का। अब देखिए, तो आप सोचिए कि ये कहां पर अनडिफाइंड होता है, x का वैल्यू कौन कौन नहीं हो सकता है। तो सेक 90 इज अनडिफाइंड, tan 90 इज अनडिफाइंड। या ऐसे सोचिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। और tan x बराबर क्या होता है? बताइए, sin x/cos x। ठीक है, tan x बराबर क्या होता है? sin x/cos x। ठीक, अब देखिए, आप लोग तो पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। क्लियर है? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है थ्रू होल, मतलब कि इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे कि cos x इक्वल्स टू क्या है भैया? जीरो कब होता है? आप लोग को बताया है ना, ग्राफ याद किया तुम लोग? सबको बोले थे कि ये लेक्चर करने के पहले आप लोग सभी कोई पूरे 6 ग्राफ याद कर लेंगे। मैंने उसमें जो पॉइंट लिखवाया है उसको पूरा रट लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, भले आपको कुछ बात ना भी समझ में आए तो तुम लोग रट जाना सीधा सीधी, कि अगर cos x बराबर 0 तो ऐसा होता है। और हम समझा के बताए हैं, उसको जाकर देखिए।
समझा करके आप लोग को वहां सिखाए हैं, बस एक एक फॉर्मूला ऐसा बतलाए हैं वहां पर साइन का, जो कि मतलब कि समझाए नहीं है, वो डायरेक्ट लिख दिए, उसको रट जाना है। आप 2-4 बार बोलिएगा ना, फिर भूल जाइएगा, वो तो इंसान का भूलना एक फितरत है, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, एक अच्छा लैंग्वेज पकड़ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यही चीज तो हम रट लिए थे, हमको नहीं समझ में आया था, वही चीज तो अभी अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बताने वाले हैं। तो जो बंदा पहले से उस फॉर्मूले को रटे हुए, भले उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन रट तो लिया ना, अब रट लिया, अब उस चीज को हम यहाँ पूरा समझा दिए, प्रूफ कर देंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो cos x 0 होता है कब, जब x किसके, x बराबर 2n पाई बाई 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या है, ऑड इंटीग्रल, माने कैसा संख्या है, ऑड। अरे भैया 2n+1 को ऑड, देखो नहीं कुछ समझ में आता है तो जिससे बताओ, तो ऑड नंबर क्या होता है, जिसको 2 से भाग दो, जैसे 1 3 5 7 9, तो 2 से भाग देगा तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इसको भी 2 से भागा दे दो, देखो 2 से भागा दोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाएगा ना। तो ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो जहां पर n इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर। तो आपको तो पता चल गया कि cos कभी 0 नहीं होगा, तो यहां पर पूरा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन किसको माइनस करना होगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है, इतना पे, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n+1 पाई बाई 2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। 5वां एग्जाम्पल, चलिए आपका एक वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी से सवाल ले लेते हैं, ठीक है, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 5वां, देखिए 5वां क्या कहता है कि ले लीजिए, आपको बताया था कि tan x माइनस पाई बाई 3, tan x थीटा माइनस 60 सिखाया था ना, tan x प्लस पाई बाई 3 बराबर 3 tan 3x, यही ना। अब बताइए, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या सोल्व कीजिएगा, tan कहां पर अनडिफाइंड होगा, जहां पर उस, कहां पर, ये भी 90 पर, ये भी 90 पर, ये भी 90 पर, ये भी 90 पर। इसका मतलब कि x बराबर, ध्यान दीजिए कि x क्या होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। हम इसके लिए कह दे रहे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां n लिखे हैं तो यहां कोई और लिख देंगे, ध्यान दीजिए 2k+1 पाई बाई 2 यहां कह देंगे, क्या कह देंगे, 2k+1 पाई बाई 2। यहां ध्यान दीजिए, देखिए समझिए पूरी तरह से, x प्लस पाई बाई 3। अरे भैया ये देखो, या जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अगर हम इसके जगह पर 90 रख दें, कितना रख दें, तो अनडिफाइंड, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड, और अभी ना सिखाए 2n+1 पाई बाई 2, तो या इसको n बोले तो इसको अलग बोलो ना, k, सेम है ना, हो जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं, यहाँ k कि सर आप यहाँ n ले रहे हैं, यहाँ k ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसका अंतर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये पाई बाई 3 है, तो x प्लस पाई बाई 3, और यहां पर हम 2p+1 पाई बाई 2 ले लेंगे, और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा 90 पर, तो लिखेंगे 3x क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m+1 पाई बाई 2, ठीक है। तो x डज नॉट इक्वल टू 2m+1 पाई बाई 6। जैसे समझो, तुम समझना बात को कि tan 90 पर तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन ये अनडिफाइंड है, ये तो डिफाइन है ना। देखो tan 90 अनडिफाइंड, लेकिन 90 में से 60 जाएगा तो कितना, 60 माइनस थीटा होता है जी, याद रखिएगा, उल्टा tan थीटा माइनस 60, tan थीटा माइनस 60 होता है, tan 60 माइनस, हाँ सही था पहले से ही, tan x माइनस पाई बाई 3, ठीक है, चेक कर लेना अगर यहाँ गलती हो रहा होगा तो tan थीटा माइनस 60। अब बताइए, तो ये तो ठीक है कि ये 90 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 90 पर ये क्या अनडिफाइंड होगा, 90 में से 60 जाएगा 30, ये तो डिफाइंड है। ये देखिए x बराबर 90 डाल लीजिए, तो 90 पर ये तो डिफाइन होगा, इसको क्या दिक्कत है, उसको ना दिक्कत है, इसको, हाँ इसको दिक्कत है,
है ना। तो इसीलिए आप ये बात समझ रहे हैं कि जो 90 जो एंगल यहां पर सेटिस्फाई करेगा उसको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो यहां n लिखे तो यहां k लिखे। बिल्कुल समझिए, पूरी तरह से इस कंसेप्ट को जानिए। क्या हम कह रहे हैं फिर से सुनिए कि अगर आप यहां 90 डालते हो, क्लियर, तो वो 90 ठीक है, ये 90 पर 10 90 अनडिफाइंड है यहां पर, ठीक। और जो 2n+1 का मल्टीपल होगा वो भी अनडिफाइंड होगा। लेकिन सोचो तो, क्या 90 डालोगे तो ये अनडिफाइंड यहां पर होगा नहीं ना। लेकिन यहां पर देखो, तुम 150 डाल लो, 150 में से 60 जाएगा तो 150 में से 60 जाएगा तो 90। तो इसका मतलब x बराबर इसके लिए क्या होगा, 150। इसीलिए हमने क्या 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 किया, इसके लिए अलग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर उसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग। तो पूर्ण इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ये पूरा आइटम, ये पूरा आइटम को आप घटा दीजिए, ठीक है, पूरे आइटम। लेकिन ऐसा देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिए, ठीक ना, कि जितना कहा, क्यों, क्योंकि 10 यहां पर ये 90 पर अनडिफाइंड, ये 150 पर, ये कितना है 60 है, तो ये 30 डिग्री पर, ठीक है, 60 और 30 90, 10 90 अनडिफाइंड, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जहां जहां पर 10 90 होता है वहां पर अनडिफाइंड होता है, तो उसको, और नहीं तो फिर 10x का डोमेन क्या होता है, 10x का डोमेन याद किए हैं भैया, जाके ग्राफ को याद करो, उसका डोमेन याद करो, रेंज याद करो। क्या बताएं 10x का डोमेन के, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1/2। तो जहां पर ये 2n+1/2 हो रहा होगा उसको घटा देंगे, तो x रियल और नंबर जहां पर ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब, समझ में आ गया ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जहां पर एक समझदारी डेवलप होता है, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो उसको हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपसे भी होगा, जो बंदा जानता है मॉडुलस थोडुलस थोड़ा सा भी, ठीक है ना। जैसे मॉडुलस x बराबर 2 तो क्या होगा, मॉडुलस x बराबर 2 तो x बराबर ±2, ये तो आप जानते हैं ना कि मॉडुलस ऑफ x बराबर 2 तो +-2, एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए ना, कि देखिए ध्यान से क्या बताए हैं कि मॉडुलस ऑफ x बराबर 2 तो x बराबर +-2। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 2 तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ±√2, ठीक है ना। हाँ, ये सब आना चाहिए ना, x बराबर ऐसा नहीं लिख देंगे, ये नहीं, दोनों। हाँ, हम अगर दोनों में से कोई एक होगा तो देखेंगे कि क्यों होगा, और अगर क्यों ना कोई नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा सोचेंगे, है ना। ये 10th वाला कंसेप्ट नहीं है कि x स्क्वायर बराबर 10 तो x बराबर √10, नहीं, ±√10, ठीक है। चलिए अब समझिए, अब एक सवाल लिखिएगा मेरे साथ साथ। प्रश्न है, बहुत ही सुंदर है, सब प्रश्न है, बहुत ही छोटा और बहुत ही मजेदार, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है कि लेटो LET लेट मतलब लेटो, ये हमारे जानते हो, तुम लोग को बता रहे हैं ना कि मतलब हमारे जो सर थे, नाम था उनका सौरभ, कुमार सौरभ, अभी भी पटना में फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन शिक्षक। माने कि अब उनका फिजिक्स में तो हम लोग अब 11th 12th में जैसे अभी आप लोग हैं, तो आप लोग को क्या पता कि हमको कितना नॉलेज है या ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आप बस अनुभव कर सकते हैं हमारी बातों से, है ना। या अगर आप किसी शिक्षक को अनुभव करना चाहते हैं ना, तो बस ये समझिए ना कि वो टफ चीज़ों को भी कितना आसान तरीक़ों से समझा देता है, ठीक है ना। तो जो हमारे जो कुमार सौरभ सर थे, बहुत ही मतलब कि बहुत ही दिल अजीज इंसान, माने बहुत ही खूबसूरत इंसान, ठीक है ना। तो बहुत ही मजाक करते, बहुत ही हम लोग से साथ अटखिलियाँ करते, खेलते कूदते, माने ऐसे पढ़ाते थे,
ठीक है ना। अब आप लोग को यहाँ पर ऑनलाइन है ना, तो हम नहीं कुछ कर पाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो हमारे गुरुदेव थे उनसे ही हम झूमना सीखें, उनसे ही पढ़ाना सीखें, ठीक है ना। तो बहुत ही भगवान मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब वो चेहरे से उतने तो खूबसूरत नहीं थे। पता ये भी बात एक याद बता दे रहे हैं कि जब हम कुमार सौरभ सर को जब पहली बार देखने गए थे ना, तो लगा कि अरे यार ये कैसा शिक्षक है यार, चेहरा ही जिनका पटांग है, क्या है नहीं है, ठीक है ना। कुमार सौरभ सर का कि चेहरा ही उनका पटांग, मतलब कि बेचारे ऐसे तो उनका पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है ना, लगभग 6 फीट के बंदा, ठीक है ना। और तो गुरुदेव से हम जब मिले गए तब, जब हम लोग एडमिशन लिए था पढ़ने गए, तो कुमार सौरभ सर से समझिए ना इतना खूबसूरती से वो पढ़ाते थे ना कि लगता था कि वाह इंसान हो तो ऐसा, क्योंकि वो अपने काम से हमें प्रेरित करते थे। आया वो समझ में, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत, ठीक है ना। हम लोग को मतलब हर एक चीज़ में मजाक करते, ठीक है ना। और एक बार बताएं कि एक बच्चा रूठ गया था, तो वो मजाक करना बंद कर दिए, तो हम सर को छेड़ते रहते कि क्या हुआ सर, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सीधे हम बोल देते कि नहीं पढ़ेंगे सर, हम लोग को नहीं पढ़ाई करना है। क्यों? तो सर बोलते हैं ना कि क्यों नहीं पढ़ोगे, हाँ क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा मर्जी है, हम पढ़ाएंगे, पढ़ो चुपचाप, ठीक है ना। बोलते हैं कि गुरुदेव प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप अपने जो आपका जो क्या ह्यूमर है वो कृपया ना बंद करें, क्योंकि हम लोग फिर पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इतने ही सुंदर, इतने अच्छे इंसान थे वो, ठीक है ना। जिनका पर्सनालिटी से ये झलकता था, तो वो इंसान कैसे होंगे, ठीक है ना। लेकिन बाहर सी बात है कि वो आज भी पढ़ाते हैं पटना में, ठीक है। बहुत ही सुंदर शिक्षक, बहुत ही लाजवाब, बहुत खूबसूरत, समझे ना, बहुत। और पढ़ाते भी गर्दा थे फिजिक्स, ठीक है, कोटा के ही शिक्षक थे। देखो यहाँ कि fx माइनस ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स, ये देखिए बराबर 0। एफ ऑफ 0 बराबर 6 दिया हुआ है, एफ ऑफ π/2 बराबर 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। समझे पूरा बात को, क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन है ना, क्या बोले थे, समझिए कि ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, अननोन एंगल है, ठीक है, एफएक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इस बात से आपको समझ में आ रहा है कि एक कोई एक्सप्रेशन है जो किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्लियर, ठीक। अब क्या कहता है कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 6, एफ ऑफ π/2 इक्वल्स टू 4, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इस a और इस b का वैल्यू निकालना है, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, कौन करने जा रहा है, हम करने जा रहे हैं। आप लोग को नहीं करना है, अभी आप लोग को नहीं करना है, अभी तक दिमाग ही नहीं लगाना, आप लोग समझना है कि क्या क्या प्रेम कहानी, क्या मतलब कि प्रेम कहानी में है, ठीक ना। फिर तब आप प्यार करना शुरू कीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी को बनाइएगा, आरएस अग्रवाल को कुछ क्वेश्चन को बना जाइएगा, ठीक है, हाँ। लेकिन उससे क्या, इसीलिए बार बार बोलते हैं, उससे बेसिक फार्मूला सब क्लियर हो जाएगा, और जब बेसिक फार्मूला क्लियर हो जाएगा तो बाद बाकी फिर तो हम ये हैं ना, ले चलेंगे आपको फिर हवेली पे ठीक है। चलो देखो क्या है, तो अब देखो इसका, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स माइनस ए साइन क्यूब एक्स बी कॉस क्यूब एक्स बराबर 0। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स।
बताओ, कुछ नहीं किए हैं, ये जो माइनस में मॉडुलस है वो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को दिक्कत जरा सा भी? ठीक, अब देखो x बराबर यदि 0, समझिएगा कि f ऑफ 0 बराबर 6 है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर 0 रखा होगा तब तो 0 आएगा। f ऑफ 0 बराबर 6 कब आएगा, जब ये 0 करेंगे, ये वाला यहां पर हम 0 रखेंगे। लेकिन एक बात ये भी पता है कि LHS किसके बराबर है, RHS, मतलब x बराबर आप यहां 0 पुट करेंगे तो यहां भी 0 पुट करना होगा और यहां भी पुट करना होगा। ठीक, फिर से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि f ऑफ 0 बराबर 6 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको हमको 0 करना होगा तब f ऑफ 0 आएगा, तब क्या आएगा, f ऑफ 0 आएगा। और f ऑफ 0 बनाने के लिए अगर आप यहां पर x 0 पुट करते हैं तो आपको यहां पर भी 0 पुट करना होगा और यहां पर, क्यों, क्योंकि LHS किसके बराबर है, RHS। तो हम लोग पुट कर देते हैं, लिखिएगा x बराबर 0, तो f ऑफ 0 कितना हो गया बच्चों, a इंटू साइन क्यूब 0 प्लस b कॉस क्यूब 0। अब बताइए कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस, और ये कितना हो जाएगा b इंटू 1, कॉस 0 1 बराबर मॉडुलस ऑफ b। तो f ऑफ 0 बराबर कितना आया, मॉडुलस ऑफ b। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, f ऑफ 0 बराबर 6। लिखेंगे एज गिवन f ऑफ 0 बराबर 6, तो मॉडुलस ऑफ b, f ऑफ 0 किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ b के बराबर, तो 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6। ठीक है, वो हमारे सर थे ना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग को हम बताएं। अब कभी हम अपने जो हमारे जो मैथमेटिक्स के गुरु थे उनके बारे में बताएंगे, वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, लेकिन कभी और। ठीक है, चलिए अभी और पढ़ा लेते हैं आप लोगों को ना तब। अब देखो ये समझ में आ गया, अब f ऑफ पाई बाई 2 लाना है, क्या लाना है, f ऑफ पाई बाई 2, तो x के जगह पर पुट करो, x के जगह पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे f ऑफ x बराबर कितना, a साइन क्यूब x। तो हमको पता है कि अगर, देखिए ध्यान से, कि x के जगह पर, x के स्थान पर यहां पर पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं आप, तो यहां पर भी पुट करना पड़ेगा और यहां पर भी पुट करना पड़ेगा। तो लो पाई बाई 2 पुट कर दिए, और a साइन क्यूब पाई बाई 2 प्लस b कॉस क्यूब पाई बाई 2, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। लिखेंगे a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a। क्या, मॉडुलस ऑफ a इंटू साइन 90 1 कॉस 90 0, तो इसीलिए लिख दिए मॉडुलस है। और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो मॉडुलस ऑफ a इक्वल्स टू 4, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो आंसर क्या आ गया, क्या a और b का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4 और b का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6। ठीक, हाँ सही है, चलिए यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है तो, सही है, यहां तक आपको कोई जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। देखिए जो सॉल्यूशन क्या होता है, वही अननोन एंगल का जो वैल्यू होता है ना, वही सॉल्यूशन आएगा ना। सॉल्यूशन में क्या आएगा, अननोन एंगल का x का वैल्यू, x का वैल्यू को आप लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हो। लिखो जल्दी, इसको मिटा रहे हैं ना, इरेज करेंगे, आएगा। देखिए सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन
देखिए तो सॉल्यूशन 3 प्रकार के होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। देखो सॉल्यूशन मतलब समझ गया ना, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, है ना, सही है। और अगर अच्छे से बोले तो द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। वही एक्स का वैल्यू सीधा सीधे समझो ना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ठीक है, और दूसरा बात कर रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन की, और तीसरा है होता है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। 3 प्रकार के इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बोले कोई शिकायत? सॉल्यूशन कितने प्रकार? सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू, और वो भी एक्स का वैल्यू के भी, जैसे एक्स का भी वैल्यू, एक्स का वैल्यू आपको तरीके से पूछ रहा है। सॉल्यूशन को भी 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन भागों में? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब x बराबर पाई बाई 3, मतलब सिंगल 1 2 3 4, जो 4 सॉल्यूशन होता है ना वो तो पार्टिकुलर हो गया ना, तो नाम सही है। प्रिंसिपल मतलब कोई होता होगा प्रिंसिपल, देखो जनरल मतलब समान, जैसे जनरल बोगी ट्रेन में समझते हो ना, कोई भी चढ़ गया, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कि कुछ उसमें प्रधानता होती होगी, अगर साफ हिंदी मीनिंग से समझे तो, है ना, कुछ खास, है ना। और पार्टिकुलर मतलब कि पार्टिकुलर मतलब कि यहां पर काउंटिंग फिक्स हो गया, समझ रहे हैं ना, काउंटिंग फिक्स हो गया, इसमें प्रधानता फिक्स हो गई, इसमें जनरल हो गया कि पूरे आंसर को एक छोटे से सेट में कैसे लिखेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे जनरल सॉल्यूशन, जैसे ऑड नंबर को देखिए ध्यान से, ऑड नंबर को ऐसे लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है? यही इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही समझ रहे हैं ना कि इसका जो, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आपको बताए थे ना कि sin x बराबर, ध्यान दीजिए कि sin x बराबर 1/2, समझिएगा पारी। अभी हम जनरल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का अपना डिफिनेशन है, क्योंकि उसमें कुछ प्रधानताएं हैं, है ना, तो वो जो होगा वो होगा, बात खत्म, ठीक है। तो sin x बराबर 1/2, तो आपको हम बताए थे कि 30 डिग्री पर भी sin 31 डिग्री, देखो ना, sin 31/2, sin 150, है ना, sin 390। तो आपको पता है कि x का ऐसा लगभग कितना वैल्यू आएगा? इनफाइनाइट। जोड़ते जाओ, इसमें 360 जोड़ते जाओ, 30 में 360 जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, इसमें भी 360 जोड़ते जाओ, 30 डिग्री में भी, 150 डिग्री में भी। तो क्या आएगा इसका? कैसा कैसा सॉल्यूशन आएगा? कितना आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर में कितना संख्या, कितने संख्या है? अनंत, है ना, ये गिनती नहीं किया जा सकता है, अनंत संख्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें अनंत संख्या है, और अनंत संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल दिया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया ऑड नंबर को लिखने का जनरल फॉर्मूला हो गया 2n + 1। उसी तरह से जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग एक फॉर्मूलेटिक वे में लिखते हैं। किसके फॉर्म में? फॉर्मूलेटिक वे में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। फिर से समझिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है? एक ऑड नंबर है ना भैया, है। तो ऑड नंबर को तुम क्या कैसे लिखते हो? 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बराबर होल नंबर कर दो ना, होल नंबर करेगा तब ना अथी आएगा। लो, n बराबर 0 डालेगा तो 1, n बराबर 2, n बराबर 1 डालो तो 2 1 3, n बराबर 2 डाल दो तो 2 दूना 4 और 1 5,
n बराबर 3 डाल दो, 3 2 6 1 7। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि ये जो है उसका इसका लिखने का एक फॉर्मूलेटिक वे है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो उसी तरह से जो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या बोले कि x30 पर भी साइन का वैल्यू 1/2 होता है, 150 डिग्री पर भी साइन का वैल्यू 1/2 होता है, और 390 मतलब कि आप दोनों में 360 जोड़ते जाओ, 390 फिर इसमें 360 फिर 360 फिर 360, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 4π प्लस थीटा साइन थीटा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग किस में बना देंगे, जनरल सॉल्यूशन में। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसी चीज को फॉर्मूलेटिक वे में, क्या फॉर्मूलेटिक वे में, वही तो हम लोग सीखेंगे। समझ गए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, शब्दों से आपको आप पर कोई चोट तो नहीं ना पड़ रहा, दुख तो नहीं ना पहुंच रहा है, वो कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन समझ गए, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 to 2π, 0 to 2π, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, लीजिए, बिटवीन 0 से 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे समझिएगा इसको, यहां पर ये, एक सेकंड, अभी लिखिएगा नहीं, अभी लिखिएगा नहीं, यहां तक लिखे थे, ये 3 पार्ट में बांटे थे, इसको तो सिर्फ समझना था। अब टॉपिक का नाम दे दीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, तब हम लोग लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, टॉपिक का नाम दीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसे लिखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल बिटवीन 0 to 2π, 0 से कहां तक, 2π, 0 से 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग भैया ये प्रिंसिपल का क्या होगा देख लेना अपना, ठीक है, प्रिंसिपल जो भी होगा, शायद PRINCIPLE होना चाहिए, जो भी होगा, ठीक है, देख लेना, थोड़ा चेक कर लेना, ठीक। तो क्या 0 से 2π में, जैसे साइन एक्स, एग्जाम्पल 1-2 ले लो, कि साइन एक्स बराबर 1/2, तो एक्स बराबर कितना, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, और इसको अब 30 डिग्री मत लिखो, ऐसे लिखो π/6 एंड 5π/6, ये आंसर। अगला cos x बराबर -1/2, ये सब क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन, 0 से 2π में जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। cos x बराबर -1/2, लिखिएगा कि cos x बराबर -1/2, तो cos कहां पर, cos का वैल्यू निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 में से 60 घटाइए तो कितना हो जाएगा, cos 120 -1/2, 0 से 360 के बीच में देखना है ना, तो 180 में से 60 को घटा दीजिए तो 120 एंड 180 में 60 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 240। 240 को कैसे लिखेंगे भाई, 4π/3 ना, 4π/3, ये लीजिए। तो ये सब क्या है, 0 से 360 डिग्री। तो बल्कि नहीं, जिनको समझ में आ रहा है तो बल्कि हिंदी में लिख सकता है कि साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू 0 से, अननोन एंगल कहां से कहां आना चाहिए, 0 से 360 डिग्री। जरा सा भी कोई दिक्कत है तो बोल दो, एकदम साफ साफ कह रहा। tan x बराबर, देखिए अगला एग्जांपल, पहला दूसरा,
देखिए एकदम डिफिनीशन है वो, उसका अपना एग्जाम्पल है कि tan x बराबर -1, तो x बराबर कहाँ होगा, समझिएगा, tan x बराबर -1, तो x बराबर क्या होगा, समझिए x बराबर क्या क्या, कहाँ tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये हो जाएगा कितना 3π/4, 180 में से 45 घटाएंगे 135, और 360 में से 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 315 डिग्री। तो 315 को कैसे लिखेगा हो, 2π - π/4, तो 4 दूना 8 - 7π/4, लो ठीक है, ये आया बात समझ में। तो क्या किसको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल बिटवीन 0 to 2π, है ना, 0 से 360 डिग्री के बीच में अननोन एंगल का जो वैल्यू होता है वो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, 0 से 2π में। ठीक, चलिए, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल बिटवीन 0 to 2π, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, और एक एग्जांपल करवाते हैं, लो cot बराबर कर देते हैं -√3। ठीक है, तो cot का मान कब कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें का भी फोर्थ, कौन कौन से, सेकंड और फोर्थ, और cot 30√3 होता है, cot 30, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 150, 5π/6, और 2π - π/6, 11π/6, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे cot 30√3, cot tan 60 कितना होता है, √3, तो cot 30 होगा √3, है ना, क्योंकि tan 31/√3, तो उसको पलट दो तो cot 30 हो गया। ठीक है, अब आप लोग को समझ में हो गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में देखना रहता है। क्लियर, अब लिखिएगा प्रिंसिपल डोमेन, जो नया बात इसी में प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो अगला पार्ट है ये बहुत काम आता है। लिखिएगा प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन, ये देखिए, या प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, देखिए बहुत समझने वाली बात है, बहुत सुंदर सी बात बताने जा रहे हैं, देखिए जो बहुत आगे चल के आपको आराम देगा। यहां पर थोड़ा सा तो सोचना होगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू या डोमेन, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल वैल्यू या डोमेन, या प्रिंसिपल डोमेन, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है, अब इसको लिखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, उसको आप समझिएगा। ठीक है, तब देखिएगा क्या कहता है, उसको पहले समझ लीजिए। क्या कहता है कि, और जितना बताएंगे उतना ही का, जितना का जरूरत है उतना ही का। ठीक है, इसमें जितना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मात्र 3 का जरूरत है, साइन का, कॉस का और टेन का। जो बाद बाकी बचेगा फिर उससे उसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं, लेकिन छोड़ो, ये सब बात सब गलत है ना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। सुनो इधर देखो क्या लिखेगा, तुम ये बस समझो कि पहला क्या है कि sin x रहेगा तो हम लोग कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 के बीच में वैल्यू देखोगे। किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू या डोमेन के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अलग होता है और प्रिंसिपल डोमेन अलग होता है, ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, cos x इक्वल्स टू, cos x कहां से कहां, 0 से पाई, cos x कहां से कहां चाहिए हमको भैया, 0 से पाई, और tan x कहां से कहां चाहिए, -π/2। देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, देखो ये सब समझते हो ना तुम लोग। अगर ये भी नहीं समझता, देखो sin x बराबर, देखो इसका कहने का मतलब कि sin x का वैल्यू ये छोड़ो, समझो इसका मतलब समझते हो ना कि -90 से 90 क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये क्लोज ब्रैकेट, इसका हम अलग कह रहे हैं ना, इसका अलग कह रहे हैं, इसका अलग कह रहे हैं।
कहने का सेंस समझिएगा। देखिएगा हम एक जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं पूछूं कि बताओ बाबू -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू -1/2 होगा। फिर से सुनिएगा मेरा सवाल कि साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पे साइन का वैल्यू -1/2 होगा और वो एंगल आपको उठाना है -90 से 90 के बीच में। तो जो बच्चा बोले, जिसको याद है, जो ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छे से पढ़ा, वो क्या बोलेगा, सर -30 डिग्री। क्या -30 डिग्री, साइन -30 क्या होगा, -1/2। सहमत हैं तो बोलिए, है ना। -90 से 90 के बीच में क्या होता है, -30 डिग्री। -30 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा, -1/2। और क्या ऐसा पॉसिबल है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर आपको हम बोलें एक सेकेंड, हाँ देखिए क्या है, पहला कि लिखता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अरे यार क्वेश्चन है, समझिए। आपको जब बोलेंगे, सुनिएगा, साइन के लिए बोलेंगे, देखिए कहावत सुने ना, कि साइन के लिए -90 से 90 के बीच में देखेंगे, कॉस के लिए 0 से 180 डिग्री के बीच में देखेंगे, tan के लिए -90 से 90 के बीच में देखेंगे। फिर से बोलिए मेरे साथ बोलिए कि साइन का -90 से, ऐसे बोलिएगा तो अरे याद हो जाएगा। गाना गाने से, बताइए ना कि आप लोग कितना गाना गाता होंगे, एक और गाना गा लीजिए तो याद हो जाएगा। साइन के लिए -90 से 90 के बीच में देखेंगे, कॉस के लिए 0 से 180 डिग्री के बीच में देखेंगे। कसम खाइए ना कि कॉस के लिए 0 से 180 डिग्री के बीच में देखेंगे, tan के लिए -90 से 90 के बीच में देखेंगे। क्लियर, ठीक। अब देखिए, जैसा ही हम पूछेंगे तो आप -90 से 90 के बीच में सोचिएगा साइन के लिए कि कौन सा ऐसा वैल्यू है भाई, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पर साइन का वैल्यू -√3/2 होगा। तो साइन -60, उल्टा सोचना। और अब इसमें तो है ना कि सर आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्वाड्रेंट सोचना नहीं है, ठीक है ना। इसमें -90 से 90 के बीच में देखना रहता है। क्लियर है, चलो अब बच्चा लोग करेगा, हम ऐसा बात नहीं, हम समझते हैं। लिखना है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यही होता है वो, ये पल नहीं होता है, ठीक है ना। यही हमको गलत लग रहा है, ठीक है, ये होता है, ये देख लेना है, ये ऐसे सुधार लेना, PRINCIPLE होता है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन होता है। तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। सॉल्यूशन के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 0 से 360 डिग्री, प्रिंसिपल वैल्यू साइन के लिए अलग, कॉस के लिए अलग, tan के लिए अलग। क्लियर। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन आ रहा है निकल के, पहला है, ध्यान दीजिएगा कि साइन x बराबर 1/√2। बताइए तो, -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे साइन का वैल्यू 1/√2 होगा। कौन सा, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। एकदम क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल कि साइन x का वैल्यू -1/√2 कब होगा। तो कोई बच्चा बोला कि सर साइन 5π/4, गलत है वो। -90 से 90 के बीच में देखना है, तो x बराबर कितना बोलेंगे, -π/4। क्लियर। साइन के लिए -90 से 90, कॉस के लिए 0 से 180। अगला तीसरा एग्जांपल बताइएगा कि कॉस x बराबर क्या भैया, साइन x बराबर ही है कि साइन x, अरे भैया कहाँ लटक रहे हो, एक सेकेंड। अगला है साइन x बराबर -1/2। बोलो क्या होगा, मन में सोच के रखो।
बताए हैं साइन एक्स का वैल्यू -1/2। सोचो, मन में बोलो, कसम है तुझको कि बिना आंसर बोले लिखना नहीं। कौन सा ऐसा -90 से 90 के बीच में एंगल होगा जिसपे साइन का वैल्यू -1/2 होगा? बताइए वो कौन सा ऐसा वैल्यू होगा? x बराबर क्या हो जाएगा? -30 डिग्री। बस, और कोई होगा नहीं ना। चौथा, आप देखिए cos x या और एक आध एग्जांपल ले लो। चलो, साइन x बराबर -√3/2। तो -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे साइन का वैल्यू -√3/2 है? साइन -60 लिखिए, x बराबर -π/3। अगला लिखिए, ठीक है, आया बस समझ में? साइन x बराबर -√3/2। ठीक है, क्लियर। अगला है क्या भैया? cos x बराबर 0। चौथा, पांचवा, cos x बराबर 1। बताइए तो 0 से 180 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा होगा? ठीक है, x बराबर 0, cos 0 1, x बराबर 0। ये तो आसान था, है ना, 0 से 180 के बीच में। छठा क्या है भैया? कि cos x बराबर -√3/2। अब सोचिए, cos का मान निगेटिव, तो बच्चा सोचे लगा सर कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है? क्वाड्रेंट नहीं सोचना है यहाँ, क्वाड्रेंट नहीं सोचना है यहाँ पर देखना है इसके अनुसार कि cos का मान 0 से 180 डिग्री के बीच में कहां पर इसका वैल्यू निगेटिव होता है? बताओ। तो cos का मान सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ऐसा सोच लिए। यहां पर आप क्वाड्रेंट सोचिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे सोचिएगा 0 से 180 डिग्री मतलब 90 से 180 के बीच में cos का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। तो लिख देंगे x बराबर कितना होता है? cos 30√3/2। cos 30 इक्वल्स टू √3/2। तो 180 में से 30 घटा दो, कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 5π/3, 150, 5π/6। ये क्लियर है? बोलिए। अगला है 7। बताइए, फिर सोचिएगा cos x बराबर -1/2। फिर से सोचिए, cos के लिए किस में जाते हैं? 0 से 180 के बीच में। लिखो, x बराबर क्या हो जाएगा? 2π/3। अगला 8वां नंबर क्या भैया? tan x बराबर √3। तो tan के लिए हम बताइए, तो tan के लिए किस में देखते हैं? अब तो ठीक है, tan 60√3 होता है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बोलिए, आप लोग बोलिए, बोल के पढ़िए ना, नोट कीजिएगा, तो बोलिएगा मेरे साथ। कोई बच्चा सोचेगा ना कि नहीं सर हमको याद ना हो गया। तुम भूल जाओगे मूर्ख, गधा, तुम भूल जाएगा। इसलिए मेरे साथ बोलो, जय माता दी, मेरे साथ बोलना कि tan का वैल्यू -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री पर tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, एक लैंग्वेज बनाना है मैथमेटिक्स में, तो नहीं तो आपको नहीं पता होता है tan 60 √3। तो x बराबर π/3। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई डाउट? अगला क्या भैया? tan x बराबर -√3। खत्म कीजिए इसको जल्दी। tan x बराबर -√3 कौन सा ऐसा वैल्यू होगा? तो इसीलिए हम बोले थे कि tan का वैल्यू अब सोच लेगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यहां नहीं सोचना है, तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन के लिए हम लोग क्वाड्रेंट के अनुसार चर्चा नहीं करते हैं। किसके अनुसार चर्चा करते हैं? इसके अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? इसके अनुसार। और यही काम आने वाला है आगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसीलिए करवा रहे हैं। प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू क्यों निकलवा रहे हैं? ताकि जनरल सॉल्यूशन करने में मदद हो। क्लियर? तो कौन सा होगा -90 से 90 के बीच में? -60। tan -60 क्या होगा? tan -θ -tan θ sin -θ sin θ। दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू -π/3। -90 से 90 के बीच में -60 है, तो लिख दिया हमने। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अरे भैया
हम इसमें एक बढ़ा भी दिए तैयो घट गया। cos x बराबर -√3/2, ठीक तो है। चलो जो भी है, अब जो है वो है कि tan x बराबर, कहीं रिपीट कर दिए होंगे, tan x बराबर -1। बताओ, -90 से 90 के बीच में सोचना है, ठीक है। तो x बराबर -45 हो जाएगा ना, तो -π/4, ठीक, -π/4। तो क्या बोलिएगा, फिर से मेरे साथ बोल लीजिए, एकदम खत्म हो रहा है प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्रिंसिपल डोमेन, कि साइन का वैल्यू, साइन प्रिंसिपल डोमेन के लिए, प्रिंसिपल डोमेन के लिए, प्रिंसिपल डोमेन के लिए साइन का वैल्यू -90 से 90 के बीच में देखते हैं। प्रिंसिपल डोमेन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल डोमेन के लिए क्या करते हैं, कॉस का मान 0 से 180 डिग्री के बीच में देखते हैं। फिर क्या, tan का मान, tan उसी तरह से प्रिंसिपल डोमेन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए tan का मान -90 से 90 के बीच में देखते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट कीजिए और लिखिए सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन क्या बताने जा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। देखिए आपको अगर कहीं, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज पे हम देखिए, हम भी अभी कहीं कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सामने है नहीं ना, कि जैसे कोई बच्चा रहे कि सर ये इसको कोई पूछिए दिया, आप पूछते पूछते है ना, तो अभी हम अपने से कोशिश करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझा दें, ठीक है ना। तो इसीलिए कहीं पर 2-4 मिस्टेक हो जाता है। जैसे देखिएगा, एक बात आप लोग को नहीं बताए थे, अरे मतलब कि वर्ड सिर्फ गलत बोल दिए थे, पॉजिटिव ना करके वर्ड वहाँ पर क्या यूज करना है, नॉन निगेटिव। समझिएगा, नॉन निगेटिव किसको कहते हैं, जैसे नॉन निगेटिव क्या होता है कि पॉजिटिव में जब 0 शामिल हो जाता है तो उसको हम लोग नॉन निगेटिव कहते हैं। और नॉन पॉजिटिव किसको कहते हैं, जब निगेटिव में 0 शामिल हो जाता है तो उसको हम लोग नॉन पॉजिटिव कहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि कहते हैं, कहते नहीं, उसका जो आपका मीनिंग है उसी से डिफिनीशन, उसी से जो अर्थ निकल के आ रहा है। नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, तो कौन कौन पर 0 थोड़ी ना पॉजिटिव है, इसलिए 0 को शामिल कर लिया। नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव 0 भी नहीं है, तो इसीलिए 1 2 3 4 जो बाद में, अगर नॉन निगेटिव नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 हो गया, होल नंबर इंटीजर कर लेते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब 0 भी शामिल हो जाएगा। तो इसमें हम कहीं पिछले लेक्चर में ही बोल दिए थे, वो समझ लीजिएगा कि a² + b² = 0, ठीक है ना। या ऐसे समझिए कि देखिए कि अगर x1² है प्लस x2², ठीक है, एंड पहले इसी के बारे में कि ये 0 के बराबर होगा फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ, इसका साइन होता है इफ, इधर से भी इंप्लाई कर रहा, इधर से भी ये इंप्लाई कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ, या लिखिए लो ना भाई, लो, इफ एंड ओनली इफ x1 = 0 या x2 = 0, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाते वक्त आपको बोल दिए थे कि x1 और x2 जो होता है ना, वो क्या होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं होता है, ये तो बात सही बोले थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि x1² > 0, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है ना, इसमें 0 शामिल है, ठीक है। x2² > 0, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी कहा जा सकता है। पूरा लैंग्वेज के बारे में पूरा क्लियर रहिएगा ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किसी भी 2 नॉन निगेटिव इंटीजर का सम, क्या बोल रहे हैं, किसी भी 2 नॉन निगेटिव इंटीजर का सम क्या होगा,
जीरो तभी होगा यदि वो इंडिविजुअली जीरो होगा। नहीं तो ये तो बात सही है, ये बात तो सही है, ये थोड़ी। अब बताइए तो, जैसे मान लीजिए, देखिएगा थोड़ा सा क्लियर कीजिए लैंग्वेज को। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या है जो जीरो से बड़ा ले रहे हैं, दो, जैसे मान लीजिए कि वो और p प्लस क्यू है, क्या है, जो p भी जीरो से बड़ा है, q भी जीरो से बड़ा। बताइए तो अगर p प्लस क्यू बराबर जीरो आपने लिखा है, ये थोड़ी ना इंप्लाई कर देगा इफ एंड ओनली इफ कि p बराबर जीरो, q बराबर जीरो, क्योंकि आपने फिर कह रहा है कि जीरो से आप यहाँ बड़ा ले रहे हो और फिर यहाँ पे कह रहे हो कि p बराबर जीरो, q बराबर जीरो। नहीं, तो यहाँ पर हम वो वर्ड पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि द सम ऑफ टू नॉन निगेटिव टर्म इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली जीरो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? समझ में आया बात? हाँ, तो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। x1 और x2 की क्या होना होगा? नॉन निगेटिव। अगर हम बोले ना कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होता है, वो जीरो नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन ये इंप्लाई नहीं करता है कि p बराबर जीरो, q बराबर जीरो। अरे छोड़ो, अभी इतना मत समझो, ठीक है? नॉन निगेटिव का मीनिंग और पॉजिटिव का मीनिंग को पूरा क्लियर कर लो कि पॉजिटिव मतलब जो जीरो से बड़ा, और नॉन निगेटिव में जीरो शामिल रहता है। फिर से समझिए, देखिए थोड़ा सा बात गहरा है तो गहरे पे जाना चाहिए ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। समझिए यहाँ पर कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ रहे हैं ना, कोई, हम क्या बोलते हैं, हम देखिए दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए यही समझना है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, देखिएगा स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली जीरो। ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, इंडिविजुअली जीरो। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना कि द सम ऑफ टू नॉन निगेटिव द सम ऑफ टू नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं, थोड़ा इंटीजर लिख देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। द सम ऑफ टू नॉन निगेटिव इंटीजर, द सम ऑफ टू नॉन निगेटिव इंटीजर द सम ऑफ टू नॉन निगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू जीरो if and only if they are individually zero, है ना? तो ये क्या है, गलत है और ये सही है। ठीक, एक्सप्लेनेशन यहां पर कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम, आपने क्या कह दिया कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू जीरो, p प्लस क्यू बराबर जीरो, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, आपने यहां मान के चला है कि p जीरो से बड़ा है और q जीरो से बड़ा है, और फिर आप कह रहे हो कि देखिए ये कुछ नहीं है, ये इफ एंड ओनली इफ लिखने का तरीका है ना, यहां से कॉमा है, कहता है कि p प्लस क्यू बराबर जीरो, ये क्या कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ p बराबर जीरो और q बराबर जीरो। ये क्या बेवकूफ़ी हो गया, आप p बराबर जीरो से यहाँ बड़ा ले रहे हो और q जीरो से बड़ा ले रहे हो और फिर कह रहे हो p बराबर जीरो, q बराबर जीरो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, यहाँ पर कब सही होगा, ध्यान दीजिए, कब सही होगा, पहला, ये तो पहला का एक्सप्लेनेशन है ना, ये पहला का, तो ये फॉल्स हो गया, ये तो समझ में आ गया आप लोग को, ये फॉल्स है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा, हाँ, अब कह सकते हैं कि p ग्रेटर देन जीरो, q ग्रेटर देन जीरो एंड p प्लस क्यू बराबर जीरो, कॉमा,
Q बराबर 0 implies and if and only if P प्लस Q, अरे P बराबर Q बराबर 0, है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 0 इफ दे आर इंडिविजुअली 0। ये है ना टू नॉन नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ नॉन नेगेटिव। तो ये ट्रू और ये गलत। क्यों गलत है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, ठीक है, सही है। हाँ, और ये तो पहले लिखवा ही चुके हैं ना कि, और अगर कहीं यूज कर लिए होंगे द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली 0 है, तो उसको गलत काट दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, हम भी तो इंसान है ना बाबू, कहीं गलती बोल दिए होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, क्लियर। अब लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन, सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन, और टेंशन नहीं लेना, ये सब आएगा, फिर से आएगा। लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट जनरल, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है। अब देखो, इस बात को समझो, ये देखो क्या है, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन। जो आप लोग ग्राफ नहीं याद किया है वो याद कर लीजिए ना। हाँ, सम इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा सबको ये ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ताकि रिवीजन हो जाए। किसका, साइन एक्स का, है ना, साइन एक्स का। सबको अपना ग्राफ, अगर कोई नहीं भी याद किया है, अगर वो लेक्चर कर रहा है, तो कम से कम जो ग्राफ जहां पर पढ़ाए हैं बाबू, उसको खोल के सामने रख लो, ठीक है। देखो, ये और ये, ठीक, सही है। ये कितना, π/2 पाई, और ये 2π, और ये जो भी होगा, ये 3π/2, ये 5π/2 फलाना। अब साइन का देखिए, बात को समझिए। साइन पाई का मान, पहले पाई का, ये देखिए साइन 90 का मान कैसे देखते हैं आप। x बराबर यहां पर देखिए, x बराबर, आपने एक बार समझाएंगे कि x बराबर π/2 ले लीजिए, इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर जाइए, जहां पे ग्राफ मिला, यहां पे ग्राफ मिल गया तो रुक गए, इसका सामने जो वैल्यू होता है वही साइन का वैल्यू हो जाएगा। तो y बराबर साइन एक्स ग्राफ दिया हुआ, ये जो ग्राफ है वो किसका है, y बराबर साइन एक्स। ये जो लाइन दिया हुआ है y बराबर 1, ये y बराबर -1। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बोलिए, y बराबर 0, और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। तो बात को समझिएगा, हम इस पर जब जनरल सॉल्यूशन बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, तो फिर चर्चा करेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन समझिए कि हम क्या कह रहे हैं कि साइन का वैल्यू कहाँ कहाँ पर 1 है, 90 पे 1 है, फिर 5π/2 पे 1 है, फिर कैसे है, आप समझ रहे हैं ना। 90 डिग्री 450 डिग्री, तो 90 में कितना जोड़े तो 450 आ गया, 360। फिर 450 में 360 जोड़ दीजिए, तो फिर 450 360 जोड़ दीजिए, फिर 360 जोड़ दीजिए। इसका मतलब कितना सॉल्यूशन आएगा, साइन का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कितने डिग्री पर, ऐसा इनफाइनाइट एंगल है। कितना एंगल है, इनफाइनाइट एंगल है, जिस पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक, पहली बात। दूसरा, साइन का वैल्यू 0 कब कब होगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर साइन, पहले सुनिएगा कि x बराबर यदि आप पाई लेते हैं तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है ऊपर नीचे, क्योंकि ग्राफ भी x बराबर पाई से पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, x बराबर पाई से। फिर से सुनिएगा, x बराबर पाई लिया या 2π लिया या 3π लिया, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही x बराबर आप पाई या 2π या 3π उठाते हो, तो ग्राफ भी उसी x का वैल्यू से पास कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो साइन पाई का वैल्यू यहीं पर है, x का वैल्यू पाई, ग्राफ को भी कट कर रहा है, टच कर रहा है यहीं पर, तो इसका सामने वाला वैल्यू कौन होगा, 0। तो साइन पाई 0, साइन 2π 0, साइन -π 0, साइन -2π 0।
क्लियर? कैसे कैसे ग्राफ पर वैल्यू देखना है, क्लियर हो गया? यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो साइन 90 क्या हो गया? साइन 90 क्या हो गया? 1। साइन 90 क्या हो गया? 1। साइन 450 1। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ग्राफ पर वैल्यू। पिछले लेक्चर में भी सिखाए हैं कि कोई ग्राफ रहता है ऐसे, देखिए ध्यान से, ये जैसे मान लीजिए कोई है ये एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है, कुछ भी है। एफ एक्स मतलब कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन, एफ एक्स मतलब कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन लीजिए ना, आप लोग के अनुसार मान लेते हैं एक्स क्यू प्लस साइन एक्स प्लस कुछ भी, आप बोलिए एक्स के पावर अफगानिस्तान, लो एक्स के पावर ए। ये ग्राफ मान लीजिए। अब देखिए आपको पता है x बराबर 0 डालिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब ये ओरिजिन से तो पास करेगा, है ना। x बराबर 0 तो एक्स क्यूब 0, साइन 0 0, x बराबर 0 तो ये 0। एक को पॉजिटिव ले लो ऊपर, ठीक है, ये क्या ले लिए? पॉजिटिव, ठीक। तो ये 0 हो गया, सही है। अब आपको इसको पता है, क्यों बोल रहे हैं x का वैल्यू यहां तो निकाल रहे हो, लेकिन ग्राफिकली कैसे बोलेंगे कि जो ग्राफ है वो x बराबर 0 लीजिएगा तो वो उसी से पास कर रहा है, तो इसके सामने कौन होगा? इस पे ही y बराबर 0 है। क्या है? x बराबर 0 है तो इस पे ही y बराबर क्या है? 0 है। क्योंकि आप लोग तो जानते ना है कि किसी भी पॉइंट को हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस से डिनोट करते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0। अगर आपको यहां पर देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए कि x बराबर a1, उल्टा बनाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि x बराबर a1 है तो आप इसके सामने परपेंडिकुलर गए और इसको टच किए, यहां पर टच किए और इसके सामने वैल्यू देखे, यही क्या है? x बराबर a पर फंक्शन का वैल्यू है, या ग्राफ का वैल्यू आया बस। तो वही तो साइन 90 ऊपर गए, देखिए ग्राफ को टच कर गया तो साइन 90 1, साइन 450 देखिए कट टच कर गया यहां पर 1। क्लियर? आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो कि याद कर लीजिएगा, और अगले क्लास में आपको वो याद करके आना है और फिर हम याद भी करवाएंगे, और प्लस में आपको समझिए कि एक तरह से आपको ये करके आना है, ठीक है। चलिए तो पहला जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से, ताकि पूरी आप समझ में आ जाए ना, बहुत आज हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो साइन एक्स बराबर 0 कब कब 0 होता है? देखिए साइन एक्स 0 कब कब होता है? एक्स बराबर 0 पाई 2 पाई, समझाए यहाँ ना, देखो ना, पाई 0 2 पाई 0 माइनस पाई 0 माइनस 2 पाई 0 2 पाई 3 पाई, मतलब कि कुछ भी, और ये माइनस पाई माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको ऐसे न लिख करके, ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे ये इधर इधर, तो इसको शॉर्ट में लिख देंगे x बराबर n पाई, जहां पर n क्या होगा? इंटीजर। क्लियर? इसको n बराबर देखिए 0 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, n बराबर 1 तो पाई, n बराबर 2 तो 2 पाई, n बराबर 3 तो 3 पाई, तो ये माइनस 2 पाई। देख रहे हैं? तो ये इसका क्या है? ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 0 का ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा है कि साइन एक्स बराबर क्या है? 1 90, अभी नहीं देखा 90 450 फलाना ढिमकाना, तो लिखना क्या क्या होगा? पाई बाय 2 5 पाई, एक में देखो ना यहाँ एक है ना, तो एक में 4 जोड़ दो तो 5 पाई बाय 2, 5 में 4 जोड़ दो तो 9 पाई बाय 2, 9 में 4 जोड़ दो तो 13 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब एक में से 4 घटा दो, देखो ना यहाँ भैया 0 1 2 3 आगे बढ़ा, -1 -2। उसी तरह से अगर 1 4 5 है, 5 4 9 है, 9 4 13 है, 13 4 17 होगा, तो घटा भी दो, एक में से 4 जाएगा तो -3 पाई बाय 2, -3 में से 4 घटा दो तो -7 पाई बाय 2। समझ रहा है ना? और नहीं तो यहां से देख लो, अरे ये पाई बाय 2 पर 1, फिर यहां पर कोई देखो तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, ऐसा ही ना पास करेगा, तो ये कौन सा होगा? ये देखो ये पाई बाय 2 और ये -3 पाई बाय 2। आपको समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे न लिख करके x बराबर क्या लिखिएगा? 4n + 1 पाई बाय 2। क्या लिखेंगे? देखिए n बराबर 0 डालिएगा तो पाई बाय 2, n बराबर 1 डालिएगा तो 5 पाई बाय 2, n बराबर, अरे n बराबर 0 डालो ना, 4n + 1, 4n प्लस में n की जगह 0 पुट करो तो 1 आएगा, 1 × पाई बाय 2 ये आ गया। n की जगह पर 1 डालो, 4 × 1 + 1 5, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12 1 13। समझ गया ना? -1
तो -4 + 1 -3। समझ में आ गया? इसीलिए तो हम यहाँ पर बगल में लिखते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? अगला तीसरा है क्या भैया? तीसरा sin x बराबर -1। sin x बराबर -1। sin x बराबर क्या है? -1। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2n पाई। देखिए ध्यान से, x बराबर क्या लिखेंगे? -1 कब कब होगा? यहां पर देखो -90 है ना, -90 पर साइन का वैल्यू नीचे वाला भी देख लो। कैसे देखेंगे? ऊपर से आएंगे नीचे और यहाँ पे ग्राफ को कट किया, इसके सामने कौन है? -1। तो साइन -90, फिर साइन 3π/2 है ना, 3π/2 है ना, फिर यहाँ पर। ठीक, तो साइन का वैल्यू क्या होगा? -1। कब कब? जब x का वैल्यू का कब कब होगा? कितना? -π/2, 3π/2, 4 जोड़ दिए ना, -1 में 4 जोड़ दिए, 2, 7, 7π/2, 11π/2। उसी तरह से घटाते जाओ, -1 में से 4 घटा दो तो -5π/2, एंड उसी तरह से -9π/2 एंड सो ऑन। और इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बराबर 4n - π/2 प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, चलिए अब बाद बाकी जो रहा, अब आप लोग अपने से ये देखिए कि cos x बराबर 0, ये तो साला जब से पढ़ा रहे हैं तब से हम बोलते आ रहे हैं ना कि क्या है? x बराबर 2n + 1π/2। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, cos 90 0, cos 270 0, cos दुनिया के सब जितना भी ऑड गुना 90 है ना, सब 0 होता। cos x बराबर 1, cos x बराबर 1, cos x बराबर 1 क्यों? देखिए ध्यान से, ये cos 0, ओहो थोड़ा अच्छे से पास करो ना, ये लो देखो, cos 0 कितना है? ये 1। ठीक है, cos 0 1, देखो ये 2π है, ये π/2। देखना ग्राफ रखोगे तो तुमको सब समझ में आएगा ना। कहाँ गया भैया? ओके, ये π/2, ये पाई और ये 2π। तो 0 के बाद कौन आया? सीधे 2π। फिर कौन आएगा? 4π। या इधर कौन आएगा? देखो -2π। कौन आएगा? ये -2π। तो -2π पे 1 होता है ग्राफ। इसीलिए बोले हैं ग्राफ याद करो। -2π 0 2π, तो 2 4 ऐसा ही ना। तो इसीलिए देखिए, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख देते हैं? x बराबर 2n पाई, 0 पे 1, n बराबर 0 रखिएगा तो 0, cos 0 1, cos n की जगह 1 रखिएगा तो 2π, फिर उसी तरह से -2π, उसी तरह से 4π। ठीक है, तो आप इसको बल्कि लिख सकते हैं 0 2 4 6 एंड सो ऑन, -2 -4 एंड सो ऑन। पाई सब किसका मल्टीपल? पाई। तो x बराबर कितना? 2n पाई। ठीक है, अगला साइन हो गया, कॉस हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? देख रहे हैं, ये सब आप लोग को बता चुके हैं, तब भी दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर समझा रहे हैं कि पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए। cos x बराबर -1, -1 देखो तो कहाँ है भैया? देखो पाई का वैल्यू कितना? देखो यही ना होगा भैया। अरे यार थोड़ा सा ये लो, इसको इज्जत दे दो। अब देखो ये लो। ठीक है, अब इसका वैल्यू -1 है। कहाँ पर? देखो पाई पर, फिर कहाँ पर? -पाई, -पाई। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, दिमाग बस इतने से खुल जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2n + 1π। देखो ना, 1π फिर -पाई, तो n की जगह पर -1 रखो। तो ये याद रखना कहाँ पर होता है? cos x बराबर -1, कहाँ पर? पाई, 3π, 5π एंड सो ऑन। इसी तरह से -पाई, -3π एंड सो ऑन। ये, और इसको ऐसे ना लिख करके क्या लिखेंगे? cos x बराबर ये -1 है ना, तो x बराबर लिखेंगे 2n + 1π, जहां पर n क्या होता है? इंटीजर है ना। क्या? n बराबर 0 रखोगे तो पाई, n बराबर 1 रखोगे तो 3, 2 2 4 1 5। समझ गया ना? ठीक, 7वां लास्ट, आज का लास्ट, कि tan x 0 कहाँ होता है? tan x 0 कहाँ होता है? तो ये tan x 0 मतलब sin x / cos x 0। ये तो डिनोमिनेटर का भी 0 होगा नहीं,
डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं, तो ये तो जीरो कभी नहीं होगा, तो इसको गुना कर दो, तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू जीरो, जीरो हो गया है ना ये, तो साइन एक्स जीरो, तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू क्या है, देखो आंसर एक्स बराबर एन पाई, बोलिए क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा एक्स बराबर एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं हम कि tan x जीरो कब होता, जब डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं होता। इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहे हैं कि sin x बाई cos x है, हम कह रहे हैं कि ये तो कभी जीरो नहीं होता, इसका मतलब जब जीरो होगा तो ऊपर वाला ही जीरो होगा ना, और इतना बराबर आप जीरो लेके चल रहे हैं, इतना बराबर क्या है जीरो, तो इसको गुना कर दो, मतलब sin x बराबर जीरो, तो x बराबर n पाई। ठीक, क्लियर, पहला मेथड। दूसरा मेथड देख लीजिए भाई, ये लीजिए, आइए आपका, ये लीजिए इंतजार था, ये लीजिए, तो जीरो पर देखिए ये tan x का ग्राफ है, आप लोग को याद नहीं है मूर्ख बन, तो हम क्या कर सकते हैं, ये लो, हम जानते हैं कि देखो तुम सोचता होगा ना कि सर एक तो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, उनको कैसे पता है, हम पढ़ाए हैं तो हमको पता है ना कि आप लोग याद नहीं कीजिएगा, आपको ग्राफ देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन जिसको एक बार ग्राफ समझ में आ गया ना, फिर मामला क्लियर, जीरो है ये पाई है, फिर उसी तरह से ये ग्राफ, ये लीजिए माइनस पाई, तो किसका ग्राफ है, y बराबर tan x, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सातों फॉर्मूला के याद कर लेना, ठीक है, और अगले लेक्चर में सातों को याद करके आना, समझ के आना, एनालाइज करके आना, क्लियर करके आना, तब सातों याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब तुम लोग जल्दी से मेरा लेक्चर को अच्छा लगेगा तुम लोग को, तब ना फिर हम भी टीवी वाला इसमें तो ग्राफ सामने से ऐसा नहीं क्यों पढ़ाते, फिर हम डायरेक्ट ग्राफ से दिखा देते हैं ना, ऐसे हमको तो ग्राफ सट बनाना पड़ जाता है ना, तो टाइम लग जाता है। ठीक, चले बाय बाय टाटा, पढ़ो।